आज हम स्टडी करने वाले हैं कि HTML क्या है और वेब डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है। तो सबसे पहले HTML की हम फुल फॉर्म डिस्कस करते हैं। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं साइड बाय साइड यहाँ पे एक डैशबोर्ड ओपन कर लेती हूँ, व्हाइट बोर्ड, जिसपे हम टाइप कर सकें। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। देखो, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये फुल फॉर्म जितनी अटपटी है, HTML उतनी ही ज्यादा सिंपल है। अब HTML का काम क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हमारे पास कैनवा ओपन है। अब इस कैनवा में मेरे पास यहाँ पे ये आइकन लगा है, यहाँ पे फाइल लगी है, यहाँ पे रीसाइज वाला पार्ट लगा है, यहाँ पे एडिटिंग लिखी है। या फिर चलो हम किसी वेबसाइट पे चलते हैं। तो मैं ओपन करने वाली हूं अभी एक वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं मिंत्रा, या फिर tntech.in नाम से हम वेबसाइट ओपन करते हैं। ये वो वेबसाइट है जिसपे मैं अभी काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे है एक लोगो, यहाँ पे एवरीथिंग करके कुछ लिखा है, यहाँ पे अबाउट अस का पेज है। अगर मैं क्लिक करूंगी तो मैं अलग पेज पे स्विच कर जाऊंगी। यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस लिखा है और यहाँ पे एक हीरो सेक्शन है, प्लस यहाँ पे एक बटन है। तो ये सारी चीजें कि एक वेबसाइट पे कौन सी चीज कहाँ पे लगेगी, ये सब सारा काम कौन डिसाइड करता है? मेरा HTML। अगर हम एक घर का एग्जांपल ले, तो जब हमारा एक घर हम बनाते हैं, उस घर के अंदर कौन सा रूम कहाँ पे होगा, कौन किचन कहाँ होगा, उसमें जो स्टेयर्स होंगी वो कहाँ पे होगी, ये सब कौन डिसाइड करता है? हम सब पहले ये सारी चीजें एक पेपर पे डिसाइड करते हैं। उसके बाद एक आएगा आर्किटेक्ट या फिर जो भी हम मिस्त्री वगैरह जिनको भी हम बुलाएंगे, उनको बता देंगे हाँ भाई हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक रूम, यहाँ पे एक रूम चाहिए, यहाँ अलग रूम चाहिए, यहाँ पे स्टेयर्स चाहिए, ये किचन चाहिए। ये सारी चीजें हम डिसाइड करके दे देंगे। तो HTML इज लाइक अ स्ट्रक्चर। HTML क्या डिसाइड करता है? एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर, कि यहाँ पे आएगा मेरा लोगो, यहाँ पे लिखा होगा होम, यहाँ पे लिखा होगा अबाउट, यहाँ पे एक आएगा मेरा सर्च आइकन, ठीक है, और यहाँ पे आएगी मेरी कुछ इमेजेस। ये सब डिसाइड करने का काम कौन करता है? मेरा HTML करता है। HTML जो होती है बहुत सिंपल लैंग्वेज है। इट इज सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। तो HTML के बारे में थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। और अगर कभी भी HTML स्टडी करना हो तो इसके लिए बेस्ट वेबसाइट है W3 School। मैं इसके कंटेंट को ज्यादा फॉलो नहीं करने वाली, लेकिन जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, रेफरेंस, कि आपको और अगर इंफॉर्मेशन लेनी हो आप कहाँ से ले सकते हो। सी, HTML is a standard markup language for web pages. With HTML you can create your own website. HTML is easy to learn, blah blah blah, all these things are written. अब इसकी अभी बात आई है HTML की। अब HTML के साथ साथ अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वेब डेवलपमेंट में। तो अब मैं समझाती हूँ। हमारा जो ब्राउजर होता है उसको सिर्फ एक लैंग्वेज समझ आती है, वो है HTML। एक सेकंड, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, वो है HTML। अब सिर्फ एक लैंग्वेज समझ आती है तो फिर ये बाकी की इतनी सारी जो लैंग्वेज है, पाइथन, C++, ऑल दिस थिंग्स, ये सब कहाँ गई? ये सब किस चीज में काम आएंगी? ब्राउजर अगर सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है तो हमने तो इतनी सारी लैंग्वेज सुनी है, जावा, पाइथन, C++, ये सब सुना है ना। फिर ये सब कौन समझेगा? देखो, हमारा जो ब्राउजर होता है वो मोस्टली बना होता है C++ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्रोम की बात करें, वो C और C++ में मोस्टली जो है इसका कोड लिखा हुआ है। लेकिन जो इसका फ्रंट एंड होता है, सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअली में फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, फिर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे वेबसाइट का वो हिस्सा जो मुझे दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड कौन सा हिस्सा हो गया? जो मुझे स्क्रीन पे दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल ये TNTech में मुझे ये वाला हिस्सा जो है ये मेरा दिखाई दे रहा है, ये हो गया मेरा फ्रंट एंड। अब बात आती है बैक एंड की, और लास्ट मेरा क्या होता है? डाटाबेस। अब डाटाबेस एक्चुअल में क्या चीज होती है? डाटाबेस, अभी मेरी वेबसाइट जो है यहाँ पे लोड हुई थी, ठीक है,
जो भी वेबसाइट का डाटा है, जितनी भी इमेजेस हैं, इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस एंड ऑल द रिलेटेड डाटा, वो सब मेरा एक परमानेंट स्टोरेज के अंदर सेव होता है, जो कि होता है मेरा डाटाबेस। अब बात करते हैं फ्रंट एंड की। फ्रंट एंड क्या होता है? मेरा विजिबल जो पोर्शन होता है एक वेबसाइट पे, विजिबल पोर्शन हम इसे बोल देते हैं ऑन ब्राउजर। एक ब्राउजर पे मुझे जो जो चीजें वेबसाइट ओपन करने के बाद दिखाई देती है वो होता है मेरा फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड और डाटाबेस के बीच में एक आता है हमारा बैक एंड। तो अब थोड़ी सी हमें कॉम्प्लेक्स वेबसाइट ओपन करते हैं। हम लोग चलते हैं मिंत्रा पे। मिंत्रा पे मैं गई, यहाँ पे इसे मैंने ओपन किया। अब एक बार हम अपना जो सर्च बॉक्स है उसको देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? Myntra.com। अब मैं चलती हूँ मेन सेक्शन पे। जैसे ही मैंने मेन पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या लिखा रहा है? Myntra.com/shop/men। अब फ्रंट एंड क्या करेगा? फ्रंट एंड मुझे दिखाएगा कि मेरा लोगो कहाँ आना चाहिए, मैन कहाँ लिखा होगा, वुमेन कहाँ लिखा होगा, ये सारी चीजें। अब इमेजेस कहाँ से लोड हुई? डाटाबेस से लोड हुई। ये सारा टेक्स्ट किसने भेजा? डाटाबेस ने भेजा। लेकिन किस पर्टिकुलर पेज पे भेजना है? यहाँ पे शॉप वुमेन मैन आया। अभी आगे का भी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब मैं वुमेन पे क्लिक करूंगी, मैं कहाँ पे पहुंची? Myntra.com/shop/woman। अगर मैं होम एंड लिविंग पे क्लिक कर रही हूँ, मैं कहाँ पे पहुंची? /shop/home-living। अब अगर इसी होम एंड लिविंग में मैं किसी और पार्ट पे क्लिक करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आर्ट एंड डेकोर पे मैंने क्लिक किया, तो मैं कौन से पेज पे पहुंची हूँ? Myntra.com/home-furnishing/menu। और ये इसकी कुछ सर्च आईडी यहाँ पे दी गई है। तो बैकएंड क्या करता है? मेरे फ्रंट एंड और डाटाबेस के बीच में एक कम्युनिकेटर का काम करता है। बैकएंड हमें बताएगा कि डाटाबेस से क्या इंफॉर्मेशन लोड होगी और फ्रंट एंड पे क्या चीजें जाके दिखाई देंगी, कौन से पेज पे जाके वो इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। यहाँ पे Myntra.com होम फर्निशिंग है। अगर मैं यहाँ पे डाल दो shop/man डालती हूँ, तो मेरे पास ये वाला पेज आ गया। तो ये वाला जो काम है ये कौन करेगा? मेरा बैकएंड करेगा। बैकएंड क्या करता है? बीच में एज एन एपीआई वर्क करता है फ्रंट एंड और डाटाबेस के बीच में। ठीक है। अब इसमें हमें अभी फिलहाल हम क्या स्टडी कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं फ्रंट एंड में। इसमें और भी ज्यादा डिटेल्स है, बैकएंड के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है, बट वो अभी हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फ्रंट एंड। अभी जो मैंने बताया सिर्फ इन चीजों के बीच में डिफरेंस समझाने के लिए बताया। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सिर्फ अपना फ्रंट एंड से रिलेटेड चीजें डिस्कस करने वाले कि फ्रंट एंड में क्या क्या आता है। तो अब फ्रंट एंड में हमारे पास सबसे पहले आएगा हमारा HTML, CSS और फिर आती है हमारी जावास्क्रिप्ट। तो अभी मैंने जब ये समझाया था कि HTML क्या होती है, मैंने घर का एग्जाम्पल लिया था। अब उसी घर के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। अगर एक घर हमने बनाया है, कुछ रूम, किचन्स वगैरह ये सब बनाए हैं, रूम बनाया था, किचन बनाया था और स्टेयर्स बनाई थी। अब स्टेयर्स का कलर कैसा होगा? रूम का कलर क्या होगा? किचन में कैसी फर्निशिंग लगाएंगे? उस रूम को, उस स्टेयर्स को स्टाइलिश कैसे दिखाए? वो कैसा काम होता है? हमारी स्टाइलिंग का काम होता है। और स्टाइलिंग का काम करती है हमारी CSS। ये जो मेरी मिंत्रा जो वेबसाइट है, यहाँ पे लोगो यहाँ आएगा, मैन का कलर ब्लैक है, वुमेन का कलर ब्लैक है, ये टेक्स्ट थोड़ा बोल्ड होगा, कुर्ता, सूट्स, ये सारा टेक्स्ट जो है थोड़ा सा लाइट है। मेरी इमेज का साइज क्या होगा, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? ये सारा काम डिसाइड कर रही है मेरी CSS। CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है। नेक्स्ट इज JS, इट स्टैंड फॉर जावा स्क्रिप्ट। अब जावा स्क्रिप्ट का क्या काम होता है वो हम डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे आई Myntra.com पे, तो सबसे पहले अपने एक चीज देखी होगी। जैसे मैं पेज लोड कर रही हूँ, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट एरो पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया मेरे पास कुछ अलग सेट्स ऑफ इमेजेस आ रही है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया कुछ और इमेजेस आ रही है।
अच्छा चलो, अपने आप भी, इवन इसमें कुछ टाइमर भी लगा है कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद ये खुद अपने आप स्लाइड करने लग जाएगा। नेक्स्ट चीज, जब मैं प्रोफाइल पे क्लिक कर रही हूँ या कोई बटन ढूंढते हैं, फॉर एग्जाम्पल यही वाली इमेज है, मैं इस पे क्लिक करती हूँ, नहीं देखना अभी कुछ हुआ और मैं किसी और पेज पे पहुंच गई। डिड यू सी दैट? ये सारी की सारी जो फंक्शनैलिटी लगती है, ये देखो जैसे मैं यहाँ पे होवर किया, मेरे पास न्यू लिखा आ रहा है, इस पे मैंने होवर किया, कुछ टेक्स्ट आ रहा है। खैर ये सीएसएस से भी पॉसिबल है, बट जावास्क्रिप्ट भी यही काम कराता है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, नोट आ रहा है। इसके लिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि मेरा ये बटन है, इस बटन पे मैं क्लिक करूंगी, नेक्स्ट पेज पे पहुंच रही हूँ, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरा एक साइड बार जो है वो लोड हुआ। तो ये सारी जो फंक्शनैलिटी वाले काम है, जो कोर फंक्शनैलिटीज डिसाइड करी जाती हैं, जो हम एक वेबसाइट को डायनामिक बनाते हैं, वो काम कौन करता है? हमारा जावास्क्रिप्ट करता है। अच्छा, मैंने एक वर्ड यूज किया डायनामिक। डायनामिक और स्टैटिक में डिफरेंस क्या होता है? वो वेबसाइट जो खुद से कोई काम नहीं करती, सिंपल एक टेक्स्ट बेस्ड वेबसाइट होती है, वो मोस्टली होती है हमारी, जिन पे ना कोई एपीआईज होता है, ना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो होती है हमारी स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट की डेफिनेशन मैं और क्लियर दिखाती हूँ। A static website displays fixed content, while dynamic website can change based on the user or other factors. जैसे कि इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम किस बेस पे कंटेंट दिखाता है? हमारी प्रेफरेंसेस के हिसाब से। सबके इंस्टाग्राम में की फीड में रील्स अलग अलग आती है, सबको कंटेंट जो इन्फ्लुएंसर्स है वो अलग अलग दिखाई देंगे। कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होंगे जिनका मैंने नाम भी नहीं सुना होगा, और हो सकता है मेरे ही कोई फ्रेंड उस इन्फ्लुएंसर को इतना ज्यादा उसका कंटेंट कंज्यूम करते हो। तो वो चीज क्या होगी? डायनेमिक होगी। डायनेमिक वेबसाइट का मतलब क्या है कि जहाँ पे जो कंटेंट है वो चेंज होए अलग अलग फैक्टर के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल मैं नेटफ्लिक्स पे चलती हूँ, नेटफ्लिक्स आई डोंट नो लॉगिन होगा, हाँ हॉटस्टार लॉगिन है। तो हॉटस्टार में जब मैं यहाँ पे गई, मैं इस पेज पे मैंने क्लिक किया, मेरी वॉच लिस्ट में मुझे अलग कंटेंट दिखाई दे रहा है, कंटिन्यू वॉचिंग में मुझे अलग दिखाई दे रहा है। जब मैं होम पे भी जाऊंगी, इवन ये वाला जो पोर्शन है, मुझे हो सकता है सबको ये वाला पार्ट सबको अलग दिखाई दे। कमिंग सून हो सकता है फिक्स हो, ये वाला पार्ट फिक्स हो सकता है, लेकिन सबको उनकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से, जो जिस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करता है उस हिसाब से कंटेंट दिखाई देता है। और एक स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? जिसमें जो कंटेंट है वो फिक्स है। डिस्प्ले फिक्स कंटेंट दैट डजंट चेंज। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा विकिपीडिया। जैसे अगर मैं डालू विकिपीडिया आदित्य रॉय कपूर, ये जो कंटेंट है फिक्स है, ये किसी भी हिसाब से चेंज नहीं हो रहा। एट प्रेजेंट ये कंटेंट चेंज नहीं हो रहा, कोई बाद में 1-2 सालों के बाद ये कंटेंट चेंज कर दे वो अलग है, लेकिन क्या यूजर के इनपुट की वजह से कुछ कंटेंट चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो ये कैसी वेबसाइट हो गई? मेरी स्टैटिक वेबसाइट हो गई। डू नॉट इंटरेक्ट विद यूजर और चेंज कंटेंट इन रियल टाइम, आर क्रिएटेड एंड पब्लिश्ड विद फिक्स कंटेंट दैट्स द सेम फॉर ऑल यूजर्स। और यहाँ पे हमारे डायनेमिक वेबसाइट क्या कह रही है? डिस्प्ले इंफॉर्मेशन दैट ऑटोमेटिकली चेंजेस बेस्ड ऑन यूजर टाइम एंड अदर फैक्टर्स, कैन चेंज बेस्ड ऑन यूजर इनपुट सच एज सिलेक्शन मेड ऑन अ पेज, आर interactive and generate content on the fly, are good for frequently updating content और user interaction। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है? कुछ हमारे पास क्या होती है, सर्वर साइड लैंग्वेजेस होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। बट ये स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट का डिफरेंस समझना जरूरी था। तो अभी तक हमने क्या समझा? हमने ये समझा व्हाट is HTML, CSS, JavaScript। हमने ये समझा what is front end, back end and database। हमने समझा स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट, ठीक है।
static and dynamic website, it should be and difference. लास्ट वर्ड जो अभी मैंने एक वर्ड यूज किया, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, और एक होता है क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग। तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग क्या होती है वो हम डिस्कस करते हैं। इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग कोड दैट रन्स ऑन सर्वर टू हैंडल रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर्स। देखो, सर्वर साइड समझने से पहले हम क्लाइंट साइड समझते हैं, या उससे भी पहले हमें ये समझना चाहिए कि सर्वर और क्लाइंट होता क्या है, राइट? तो चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्लाइंट क्या होता है। इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं। ये देखो, फ्रंट एंड कहाँ पे दिखाई देता है? हमारे ब्राउजर पे दिखाई देगा। एक वेबसाइट कहाँ लोड होती है? ब्राउजर पे लोड होती है। तो क्लाइंट कौन हुआ? क्लाइंट जो है दो चीजों के लिए यूज होता है। कभी कभार क्लाइंट होता है वो यूजर जो कि यहाँ पे काम कर रहा होता है, बट जब हम बात कर रहे होते हैं क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग एंड सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की, तो हम मोस्टली ब्राउजर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती है, या सबसे पहले देखो वापस से बात करते हैं, क्लाइंट कौन होता है? वो यूजर जो कि एक वेबसाइट पे काम कर रहा होता है, बट यहाँ पे क्लाइंट का मतलब अलग होता है। क्लाइंट साइड की जब बात हो रही होती है वो चीज अलग है, और क्लाइंट की बात अलग है। तो मोस्टली हम क्या मानते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है वो कौन है? हमारा ब्राउजर है, क्योंकि सर्च इनपुट कौन दे रहा है? ब्राउजर से जा रहे हैं। वेबसाइट कौन लोड कर रहा है? ब्राउजर लोड कर रहा है। एपीआई का कम्युनिकेशन, बैक एंड, डाटाबेस, वो सब कहाँ पे हो रहा है? मेरे ब्राउजर पे हो रहा है। अगर कोई भी बंदा वेबसाइट पे बैठ के कुछ रिक्वेस्ट भेज रहा है, जैसे कि हम मिंत्रा पे जब हम गए थे, तो यहाँ पे मैं यूजर हूं, यूजर यहाँ पे बैठ के जो है इनपुट डाल रहा है। तो रिक्वेस्ट किसने भेजी? रिक्वेस्ट भेजी है क्लाइंट ने। अब क्लाइंट यहाँ पे यूजर नहीं है, क्लाइंट यहाँ पे कौन है? मेरा ब्राउजर है। और ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास लोड हुई। जैसे मैंने साड़ीज टाइप करा, मेरे पास एक लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल साड़ीज जो है अपलोड हुई है। अब ये जो साड़ीज हैं कहां से आई? सर्वर साइड से। डाटा कहां पे स्टोर था ये तो समझ आ गया। ये जो इमेजेस थी वो कहां पे स्टोर थी? डाटाबेस के अंदर स्टोर थी। ये जो स्टोर के नाम है ये सब कहां पे स्टोर थे? मेरे डाटाबेस में स्टोर थे। ये भी समझ आया। लेकिन अब सर्वर कहाँ क्या आ गया? हमें मुश्किल से तो बैकएंड ये वो सारी चीज समझ आई थी, अब फिर से सर्वर साइड क्या आ गया? तो देखो, एक बार क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हम समझते हैं। वैसे तो ये बहुत आउटडेटेड है, बट हम एक ओके सो सी मैं दिखाती हूँ व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर। देखो, हमारा ये जो फ्रंट एंड है वो कंसिडर होता है क्लाइंट में, और बैक एंड आता है हमारा सर्वर में। तो ये आता है हमारा सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में, और ये आता है हमारा क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग में। मैं वापस से बोलती हूँ मैंने क्या बोला, कि हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, और क्या बोलते हैं क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो सबसे पहले तो जो हमारा फ्रंट एंड होता है वो होता है हमारा क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग, जो हमारा बैक एंड होता है वो हमारा होता है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास अलग लैंग्वेजेस होती है, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास अलग लैंग्वेजेस होते हैं। सो दीज आर द लैंग्वेजेस फॉर क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास अलग लैंग्वेजेस होती है। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है कि जब भी हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है, हमारा जब ब्राउजर जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजता है, हमें सर्वर से क्या मिलता है? एक रिस्पॉन्स मिलता है। और रिस्पॉन्स कौन भेजता है? हमारा सर्वर भेजता है। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का। इसमें लेयर टाइप्स होते हैं, 1 टीयर, 2 टीयर, 3 टीयर आर्किटेक्चर।
बट जो मेन जो कोर कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का। तो अभी मैं इससे ज़्यादा फ्रंट एंड बैक एंड इससे रिलेटेड चीज़ें नहीं बताना चाहती और हम डायरेक्टली अपना जंप करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज एचटीएमएल एलिमेंट्स एंड टैग्स। एक बार को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। हम इस इमेज को लेके चलते हैं। मेरे पास एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है। जैसे अभी हमने रिक्वेस्ट भेजी थी सारीज की, कहाँ से आई वो रिस्पॉन्स, कहाँ से आया, सर्वर ने भेजा। ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, साड़ीज, इमेजेस वगैरह, ये सब सर्वर पे होती है। अब इसी का एक्सपेंडेड वर्जन होता है जिसमें हमारा डाटाबेस भी इंक्लूड हो जाए।